नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन classes में जो videos हम आपको provide करेंगे, we are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई सिविल सूट फाइल करना है, ठीक है, आपको कोई सिविल सूट फाइल करना है, तो आपको आपके सामने क्वेश्चन पहला ये है कि मुझे ये सूट कौन सी कोर्ट में जाके फाइल करना है। क्योंकि सिविल मामला है तो जाहिर बात है हम लोग जाएंगे सिविल कोर्ट में जाएंगे हम किसी क्रिमिनल कोर्ट में तो जाएंगे नहीं। तो पहला एक कंफ्यूजन तुम्हारे सामने दूर हो चुका। वी विल हैव टू फाइल आवर सूट इन ए सिविल कोर्ट। बहुत आसान भाषा में समझिए, आप फिर भूल जाइए कि आप सीपीसी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीपीसी का दिमाग में फियर रखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपके सामने कि आपको एक सूट फाइल करना है, तो आपको जाना है कहां पर, सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में अपने आप में ग्रेड्स हैं, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन। तो अलग अलग उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, कि भाई ये कोर्ट 10 लाख तक का मुकदमा सुनती है, ये कोर्ट 20 लाख तक का मुकदमा सुनती है, ये कोर्ट 50 लाख तक का मुकदमा सुनती है। तो दिस इज व्हाट लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। समझ में आई बात? चलिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरीके से। सेक्शन 15 की लैंग्वेज दे दी इन्होंने, और एक ऑप्शन पूछ ले कि ये लैंग्वेज ये कौन से सेक्शन में दिया गया है। दिस इज सेक्शन 15। आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो जाए, देखिए इस सिचुएशन को समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ सूट है मान लीजिए 19 लाख की, आपके जो वैल्यू ऑफ सूट है आपका, उसकी वैल्यू कितनी, 19 लाख की। एक कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड, इसका जुरिस्डिक्शन है 20 लाख तक का, जुरिस्डिक्शन अप टू ₹20 लाख। एक दूसरी कोर्ट है कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड, इसका जुरिस्डिक्शन है अबव 20 लाख। तो किसी की एज पर रूल अगर 20 लाख से ऊपर तक की संपत्ति की वैल्यू है तो आपको इस कोर्ट में जाना चाहिए। 20 लाख से कम की वैल्यू है अगर संपत्ति की तो आपको इस कोर्ट में जाना चाहिए, सही। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को आना तो यहां पर था, लेकिन कहां चला गया, हायर ग्रेड केस में चला गया, और इस कोर्ट ने भी अपना डिसीजन सुना दिया, यानी कि डिक्री पास कर दी। तो उस डिक्री की क्या वैल्यू होगी लॉ की नजर में, क्योंकि एज पर सेक्शन 15 हमें यहां जाना चाहिए था, लेकिन हम कहां चले गए, दूसरी सीधे सेक्शन 99 क्या कहता है यहां से, डिक्री मीन्स फाइनल जजमेंट, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कोर्ट्स एडजुडिकेशन विच डिटरमाइंस द राइट्स कंक्लूसिवली। डिक्री आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके इस बारे में।
नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और सब्सटेंशियली वेरीड, nor shall any case be remanded in appeal on account of any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit, not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. मैंने एक सेक्शन पढ़ दिया, आपको समझिए क्या कहता है। सेक्शन 99 ये कहता है कि एक डिक्री पास कर दी गई कोर्ट में, समझिए, एक डिक्री हैज बीन पास, केवल कोर्ट ए में जाना चाहिए था लेकिन अब हायर कोर्ट बी में चले गए, उस वजह से एज ए प्लेंटिफ तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, एज ए डिफेंडेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल फोरम चेंज हुआ है। दिस इज ओनली एन इर्रेगुलरिटी, समझे? तो बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, जो केस की जो मेरिट्स है, मेरिट समझ सकते हैं, दोष, गुण दोष को परखना कि कोर्ट के अंदर क्या मेरिट्स हैं, उस पर डिसाइड हुआ केस। तो केवल एक प्रोसीजरल डिफेक्ट है इसमें, उसकी वजह से कोई डिक्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा या वेरी नहीं की जाएगी। इट मींस व्हाट, डिक्री शैल बी अपहेल्ड। आई बात समझ में? तो सेक्शन 99 में है, यहां से क्वेश्चन आता है इस तरीके से, देखिए सी दिस साइड, प्रीलिम्स से क्वेश्चन, ए डिक्री पास बाय ए कोर्ट ऑफ हायर जुरिसडिक्शन इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 15 इज व्हाट, लीगल होगी, इलीगल होगी, नोन एज इर्रेगुलर। इट इज ओनली इर्रेगुलर, इट विल बी ट्रीटेड ओनली एज इर्रेगुलर। समझ बात नहीं आपको? आ गई नहीं आ गई? और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए, द रूल दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट इज ए रूल ऑफ प्रोसीजर ओनली, डज नॉट अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, बोथ ए एंड बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। आई होप अब तो समझ गए होंगे आप, एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको कि रूल ऑफ प्रोसीजर है, इट डज नॉट अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कर लेंगे अब, नोट्स आपके पास में ही है सब, बढ़े आगे। सेक्शन 99 पढ़ लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने नियम बनाया है, क्यों बनाया है ये, कि हम लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाएंगे, क्यों? दिस इज फॉर दी, कि भाई जो हायर कोर्ट है वो ओवरबर्डन ना हो जाए, उन पर केवल हायर वैल्यू के मुकदमे आए, ऐसा ना हो कि लोअर वैल्यू के भी सारे मुकदमे वहां चले जाएं। तो लोअर वैल्यू के मुकदमों को लोअर वाली कोर्ट्स में रोकने के लिए नियम बनाया गया है। दिस इज टू व्हाट, टू सी दैट द कोर्ट्स ऑफ हायर ग्रेड्स शैल नॉट बी ओवरबर्डन विद सूट्स, ऐसा ना हो कि सारे के सारे मुकदमे वहीं चले जाएं। एंड दिस इज ओनली फॉर कन्वीनियंस, कुछ मुकदमे यहां रह जाएंगे छोटी वैल्यू के, तो फिर वो सभी को कन्वीनियंट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस हो गया, नहीं हो गया वो ग्रेड्स के हिसाब से। तो दिस इज द पर्पस, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन अब ये बताइए, हु विल डिसाइड इट, कि इस सूट की वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए, 15 लाख होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस सूट, हु विल डिसाइड इट, हु विल डिसाइड इट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्लेंटिफ। मोड ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, prima facie it is the plaintiff's valuation in the plaint that determines the jurisdiction of the court. If you are bringing the case, see this side, if you want to bring the case you will be called plaintiff. जो सूट लेकर आएगा, जो प्लेंट फाइल करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं। तो प्लेंटिफ विल डिटरमाइन कि मेरे सूट की वैल्यू इतनी है, आई पुट द वैल्यू ऑफ द सूट इज 10 लाख 20 लाख वॉट एवर, तो इट इज द प्लेंटिव्स वैल्यूएशन इन द प्लेंट। वो प्लेंट में लिखा जाएगा एक पैरा कि अकॉर्डिंग टू मी द सूट, द वैल्यू ऑफ द सूट इज दिस लाख एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट फी हैज बीन पेड, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से ही उसी के प्रपोर्शन में कोर्ट फी पेमेंट की जाती है। तो हु इज डिटरमाइनिंग द फोरम, नाउ प्लेंटिफ। ठीक है, अब क्या है, देखो एक बहुत सही सी बात है, समझिए। प्लेंटिफ ने अपनी सूट वैल्यू की फिक्स की 10,000 रुपीज, समझे? प्लेंटिफ फिक्स द वैल्यू ऑफ द सूट एज 10,000 रुपीज एंड देयरफॉर द प्लेंटिफ फाइल्ड द सूट इन द कोर्ट ऑफ अकॉर्डिंगली द, देखिए ये, सी, इफ द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड इज से रुपीज 10,000, एक कोर्ट का जुरिसडिक्शन कितना है, 10,000।
आपको लगा कि मेरे जो एज ए प्लेंटिफ, सपोज आई एम द प्लेंटिफ एंड आई कंसिडर दैट वैल्यू ऑफ माई सूट शुड बी बिलो 10,000, therefore I went to this court. But when the case was decided, the court came to the conclusion that finally the court finds that on taking the accounts that 15,000 are due. कि तुमने 9,000 रुपये ये मान के चल रहे थे, बट योर वैल्यू शुड बी 15,000. जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कितना है? 10,000. बट नाउ कोर्ट इज पासिंग डिक्री फॉर 15,000. तो बिकॉज ऑफ दिस whether the court is deprived of its jurisdiction, answer is no. Court can pass such a decree even beyond its pecuniary jurisdiction. देखिए क्वेश्चन ये आया, if the pecuniary jurisdiction of the court is rupees 10,000, please see the question. If the pecuniary jurisdiction of the court is rupees 10,000 and the plaintiff files a suit for the accounts and finally the court finds on taking the accounts that rupees 15,000 are due. कोर्ट का जुरिडिक्शन कितना था? 10,000 रुपए का. लेकिन कोर्ट ने जब मुकदमा सुन लिया, उसके बाद में कोर्ट किस कंक्लूजन पर आती है कि भाई इस कोर्ट में तो इस प्लेंटिफ को तो 15,000 रुपए अवार्ड किए जाने चाहिए. अब मेरा जुरिडिक्शन है केवल 10,000 का, प्लेंटिफ को मिलने चाहिए 15,000 रुपए. तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोर्ट ऐसा जजमेंट दे सकती है, ऐसी डिक्री पास कर सकती है 15,000 के लिए भी? आंसर इज यस. क्वेश्चन कहां पर है? व्हेन द सूट वाज फाइल्ड इट शुड हैव बीन फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड. आपको डिसीजन के हिसाब से नहीं देखना है कि डिसीजन में कितने रुपए आ रहे हैं, ये देखा जाएगा कि जब समय फाइल किया गया सूट की वैल्यूएशन कितनी निकाली गई इसमें. समझे आप? तो इज द कोर्ट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स जुरिडिक्शन टू पास अ डिक्री ऑफ दैट अमाउंट? नो. कोर्ट कैन पास द डिक्री ऑफ रुपीज 15,000 एज वेल. अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड. ठीक है? अगर फिर भी मान लीजिए कोई पढ़ने के बाद में कुछ रहता है आपको, तो आप मुझसे बाद में ही पूछ सकते हैं. सीपीसी इतना आसान सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको आपके दिमाग में सीपीसी को फीड कर दूं पूरी तरीके से. खड़े ना आगे को ना. इस पर इसी मोड पर एक क्वेश्चन आया, केस लॉ है, इसका नाम है करण सिंह वर्सेस चमन पासवान. करण सिंह वर्सेस चमन पासवान केस है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 15 पर ही है ये. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच आउट ऑफ द केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 15. चमन पासवान के केस के आपके फैक्ट्स आपको रटे होने चाहिए. कैसे? समझ लीजिए. ए सूट वॉज वैल्यूड एट रुपीज 2950. कितना? सूट की वैल्यूएशन एट दैट टाइम प्लेंटिफ found that it should be 2950 and the was filed in the court of subordinate judge. This got it? सबॉर्डिनेट जज के कोर्ट में सूट फाइल कर दिया गया. वैल्यूएशन कितनी कोर्ट की? 2950. सूट वॉज डिसमिस्ड एंड प्लेंटिफ फाइल्ड एन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. समझ गए आप? क्योंकि सूट डिसमिस हो गया तो सूट कहां जाएंगे? अपील में जाएंगे. तो दिस इज द फर्स्ट अपील. First appeal went to district court. But again, that appeal was also dismissed by the district court and second appeal was filed in the High Court of Patna. Second appeal कहाँ गई? High Court Patna. यहां तक बात समझ में आ गई? पढ़ूं आगे. अब क्या हुआ? The High Court held that correct valuation was 9880. High Court said what? कि जो वैल्यू इस सूट का वैल्यूएशन सही नहीं हुआ. इट शुड हैव बीन 9880 एंड डायरेक्टेड द अपीलेंट टू पे द डेफिसिट कोर्ट फीस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ वैल्यूएशन बाद में चल रहा है पता है एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट. तो इस स्लाइड में आप देखिए करण सिंह वर्सेस चमन पासवान, इससे समझ में आएगा आपको. प्लीज सी दिस साइड. इनिशियल वैल्यूएशन कितना है? 2950. Suit was filed in the court of subordinate judge. Then after dismissal, first appeal went to district court. Then second appeal went to high court. High court decided. High court that correct valuation should be this one 9880. सही है. अब अगर हम ये 9880 के वैल्यूएशन को माने एज पर हाई कोर्ट, तो उसकी जो फर्स्ट अपील है, अगर
प्लेंटिफ ने पहले से ही उसकी वैल्यूएशन ऐसी निकाली होती, समझे आप? अगर प्लेंटिफ ने जो 2950 की जगह 9880 9880 का वैल्यूएशन निकाला होता, इन दैट केस तो इसी कोर्ट में फाइल होता, सवर्न जज में। लेकिन जो फर्स्ट अपील है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इट शुड हैव गॉन टू हाई कोर्ट, फर्स्ट अपील। अंतर समझ रहे हैं आप? व्हाट वुड बी द चेंज? अगर प्लेंटिफ ने वैल्यूएशन 2950 की जगह शुरू में ही इतना किया होता जितना हाई कोर्ट ने अब फाइंड आउट करा है, तब इन दैट केस उसका अगर केस डिसमिस होता सबऑर्डिनेट जज के द्वारा, तो जो फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता, वो हाई कोर्ट में आता, एज पर रूल्स। आई वैसे नहीं आई है, लेकिन वो कहां गया? पहले कहां चला गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो अपील सुन के डिसमिस की। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपील नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि वैल्यूएशन उसके हिसाब से नहीं आ रहा था। तो अब इसी उसमें उसने क्या कहा? अपीलेंट ने कहा कि जी अब जो अपील, यहां पढ़ो देखो आप, द अपीलेंट इन दीज सर्कमस्टेंसेस कंटेंडेड बिफोर द हाई कोर्ट दैट अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज इनकॉम्पिटेंट एंड डिक्री पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज इन नलिटी। कि जी अगर आपका वैल्यूएशन सही, आपका जो हाई कोर्ट के वैल्यूएशन को पिक करें हम, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिक्री तो जीरो हो गई वैसे ही। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द अपील, देयरफॉर डिक्री पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज जीरो, नलिटी। बट हाई कोर्ट नेगेटिव्ड द कंटेंशन एंड डिसमिस द अपील एज नो प्रेजुडिस वाज शोन। हाई कोर्ट ने कहा कि देखो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घुमाए, नुकसान क्या हुआ आपका, ये बताइए आप। आपका केस डिसमिस हुआ, सबऑर्डिनेट जज ने करा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, उसने भी डिसमिस किया, आपको नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। नो प्रेजुडिस इज शोन टू यू जस्ट बिकॉज अब हमने वैल्यूएशन चेंज की है इसकी, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले भी गए थे, उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ आपको? समझे नहीं समझे आप? तो ये केस फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में गई बात। द मैटर वाज टेकन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वाइल अफर्मिंग द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही वही बात कही जो हाई कोर्ट ने कही, दैट डिक्री पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज नॉट ए नलिटी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिक्री पास की है वो नलिटी नहीं है। अब देखो मैं इसी बात को बहुत आसान शब्दों द्वारा समझाता हूं। एक केस था, इसका नाम है क्या है, करण सिंह वर्सेस चमन पासवान। इसमें प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया, वो कौन सी कोर्ट में गया? सबऑर्डिनेट जज की कोर्ट में गया। उसने वैल्यूएशन कितना करा? 2950 का, सही है। लेकिन हाई कोर्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कितना होना चाहिए था? 9880। अब सबऑर्डिनेट जज ने उसका केस डिसमिस कर दिया, देयरफॉर ही वेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में क्या कहा होगा? उन्होंने क्या कहा होगा कि सबऑर्डिनेट जज का जो डिसीजन है दैट इज रॉन्ग, माई सूट हैज बीन रॉन्गली डिसमिस्ड। अपील में हम यही तो कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया, देन ही वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या कहेगा वो? प्लेंटिफ ने क्या कहा होगा? हाई कोर्ट में जो अर्लियर प्लेंटिफ अब अपीलेंट हो गया, उसने क्या कहा होगा कि जी जो डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज रॉन्ग, डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज रॉन्ग, यही तो कहेंगे अपील में, है कि नहीं है? हाई कोर्ट ने कहा कि पहले तो वैल्यूएशन ही गलत है आपका, ठीक है जी वैल्यूएशन गलत है, मैं आई एक्सेप्ट वैल्यूएशन गलत है, लेकिन सर हाई कोर्ट के पास में क्यों आया था? हाई कोर्ट के पास में क्यों आया था? कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। अब तो जनाब खुद ही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को राइट ही नहीं था सुनने का, समझे आपने? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो डिक्री है वो तो नलीफाई वैसे हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले भी गए आप, तो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की वजह से डिक्री नलिटी नहीं हो जाएगी। और इसी बात को फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहरा दिया। तो मैंने देखो 2 बार समझा दिया कैसे आप, ये मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अब इन दिस रिगार्ड वैल्यूएशन ऑफ द सूट में हमें यह देखना है व्हाट इज द पावर ऑफ द कोर्ट एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग दिस पिक्यूलरी जुरिसडिक्शन, कि कौन सी कोर्ट में केस आना चाहिए था। इस संबंध में
कोर्ट की पावर क्या है, कोर्ट के कर्तव्य क्या है, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एंड पावर ऑफ द कोर्ट क्या है। यूजुअली कोर्ट विल एक्सेप्ट ए वैल्यूएशन ऑफ द प्लेंटिफ इन द प्लेंट एंड प्रोसीड टू डिसाइड द सूट ऑन मेरिट्स ऑफ दैट बेसिस। आमतौर पर क्या होगा कि जो प्लेंटिफ सूट लेकर आया, हमने अभी बात की ना, इट इज द प्लेंटिफ्स केस, प्लेंटिफ विल डिसाइड द वैल्यूएशन। समझे आप, समझिए बात को। अभी हमने पढ़ा था इट इज द प्लेंटिफ हु विल डिसाइड द सूट वैल्यू। तो आम नियम ये है, जनरल लॉ ये है, जनरल रूल ये है कि कोर्ट विल गो विद द प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन, कि प्लेंटिफ ने जो वैल्यूएशन की है अपने सूट की उसी के हिसाब से केस चलेगा एंड द सूट विल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। लेकिन that doesn't however mean that plaintiff in all cases at liberty to assign any arbitrary value। इसको समझिए आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ जो चाहे वैल्यू रख लेगा अपने हिसाब से भी, समझे आप। देखो कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली, मान लीजिए यू आर द कोर्ट ए ऑफ लोअर ग्रेड, यू आर द कोर्ट ऑफ बी ऑफ हायर ग्रेड। अब मुझे पता है यार ये जज साहब बहुत चिड़चिड़े किस्म इंसान है, ढंग से सुनते नहीं है, मेरे मन माफिक तो ये वाली कोर्ट है, अगर मेरा मुकदमा इस कोर्ट में चला जाएगा तो जज साहब से मेरी थोड़ी सी फेस वैल्यू भी है, इन यहां से हो सकता है मेरे मन माफिक डिसीजन मुझे मिल जाए। ओके, इसे कहते हैं चूजिंग फोरम। लेकिन इन कोर्ट तक जाऊं कैसे मैं अब? तो इनकी वैल्यू कितनी, 10 लाख तक की है, उनकी वैल्यू कहां से शुरू होती है, 10 लाख से ऊपर शुरू होती है। तो एक काम करता हूं, आई वैल्यू माई सूट above 10 lakh, then automatically my case will go to his court। Are you getting this point? तो ये कई बार ऐसा होता है। तो कह रहे कि नहीं, प्लेंटिफ को चूज करने का अधिकार तो है उसकी सूट वैल्यू का, बट ही इज नॉट एट लिबर्टी टू असाइन एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू सूट। प्लेंटिफ ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो कुछ भी वैल्यू डिसाइड कर ले अपनी, वो समझे नहीं समझे आप ये बात। Although it is court will accept the valuation of the plaintiff। देखो ये मैं इसको येलो कर रहा हूं आपके अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, इन द प्लेंट, सीधा येलो कलर्ड। कोर्ट विल एक्सेप्ट ए वैल्यूएशन ऑफ द प्लेंटिफ इन द प्लेंट, समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ किसी भी केस में कुछ भी करेगा। आगे पढ़िए। If the plaintiff deliberately undervalues or overvalues a claim for the purpose of choosing the forum, the plaintiff cannot be said to be correctly valued। अगर प्लेंटिफ ने जानबूझकर deliberately उसको अंडरवैल्यू करता है या ओवरवैल्यू करता है, किस लिए, अपनी पसंद की कोर्ट चुनने के लिए, फॉर चूजिंग द फोरम, तो यह कहा जाएगा कि प्लेंटिफ ने करेक्टली उसको वैल्यू नहीं की है। एंड इन दैट केस कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट कि नो प्लीज गो टू द प्रॉपर कोर्ट। तो इसका सब्सटेंस क्या निकला, निचोड़ क्या निकला इस बात का, उसका यह निकला कि जनरल रूल यह है कि कोर्ट विल गो विद द प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन। लेकिन अगर यह दिखता है कोर्ट को कि प्लेंटिफ ने प्राइमा फेसाई लग रहा है कि वैल्यूएशन इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी वैल्यूएशन इसने कर दी है, देन कोर्ट कैन डायरेक्ट टू कि भाई सही वैल्यू लेकर आइए एंड गो टू द प्रॉपर कोर्ट। इट कैन बी डन, इट इज इन द पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट फॉर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द सूट एंड कोर्ट में रिक्वायर द प्लेंटिफ टू प्रूव द वैल्यूएशन इज प्रॉपर। अगर प्लेंटिफ कहता है कि नहीं मेरी वैल्यूएशन ठीक है, देन ऑर्डर 7 रूल 10 है, इसको याद कर लीजिएगा। कोर्ट कैन आस्क कि नो ओके यू प्रूव योर वैल्यूएशन फर्स्ट, कि वैल्यूएशन सही है आपका, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोर्ट इज अनेबल टू दिस, अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे, कोर्ट भी अनेबल है कि एक्चुअल वैल्यूएशन होनी कितनी चाहिए, देन कोर्ट को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्लेंटिफ का ही वैल्यूएशन। इस केस का नाम लिख लीजिए, आपको नोट्स में दे रखा है, कॉमर्शियल एविएशन एंड ट्रेवल कंपनी वर्सेस विमला पन्ना लाल। तो ये दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन 15। समझ गए आप, 2 केस आ गए इसमें, कॉमर्शियल एविएशन का केस आ गया, चमन लाल का केस आ गया।
है ना। ये कैसा गया, आपने ये समझ लिया इरेगुलरिटी इलीगैलिटी का मतलब समझ लिया, आप लोगों ने सेक्शन 99 पढ़ लिया, लोएस्ट ग्रेड समझ लिया, ये समझ के सब लोग। प्लीज सी दिस सेक्शन 99 व्हाट इट सेज, नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or causes of action or any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. This is the first part of section 99. Now I have broken this section like this. Please see this. Now you will understand this. Any misjoinder or non-joinder, किसका? Of parties or of causes of action. पहले इसको समझिए, misjoinder किसका? Of parties. ठीक है, misjoinder of parties का मतलब समझिए क्या है। When you want to file a suit, then you have to choose the parties who shall be the parties of the case. इसमें मुझे किस किस को डिफेंडेंट बनाना है। Got it? I am a plaintiff and then I will have to see कि इस केस की सुनवाई के लिए किस किस को मैं जवाबदेही बना सकता हूं। तो डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, 3 लाइक दिस। तो मिसजॉइंडर मीन्स व्हाट, कि एक व्यक्ति को मैंने ऐसे को डिफेंडेंट बना लिया, एज ए पार्टी जोड़ लिया, विच शुड नॉट हैव बीन ज्वाइंड सच। तो दिस द केस ऑफ मिसजॉइंडर, जिसको पार्टी नहीं बनाना चाहिए था मैंने उसको ही पार्टी बना लिया। गॉट इट? दिस द केस ऑफ मिसजॉइंडर। अगेन नॉन ज्वाइंडर, जिस व्यक्ति को पार्टी बनाना चाहिए था उसको पार्टी मैंने नहीं बनाया, दिस द केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर। तो मिसजॉइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ये बात समझ में आ गई। नाउ सेकेंडली है मिसजॉइंडर और नॉन जेंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। कॉजेस ऑफ एक्शन मतलब है कि बेसिस ऑफ द सूट, किस वाद, इसको हिंदी बोलते हैं वाद हेतुक, जिसके बेस पर, जिस कारण से आप वो सूट लेकर आए हैं, कौन कौन से कारण थे, मैंने वो सारे कारण अगर नहीं जोड़े तो दिस इज केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। अगर गलत जोड़ दिए तो दिस द केस ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। तो दो बातें हो गई यहां पर, मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ व्हाट, ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। यू गॉट इट? या तो ये हुआ हो, गॉट, सेकेंडली और या अथवा देयर इज एनी एरर और डिफेक्ट और इरेगुलरिटी। गॉट इट? देयर इज एनी एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी किसमें? इन दी प्रोसीडिंग्स, जो केस कार्रवाई चल रही है सूट में, कोई ऐसी गलती हो गई, एरर, कोई डिफेक्ट हो गया या कोई अनियमितता आ गई, एज पर लॉ, एज पर रूल आप नहीं चले, इरेगुलरिटी हो गई। गॉट इट? तो या तो ये हुआ हो या ये हुआ हो। लेकिन ये गलतियां कैसी हैं, ये मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर कैसे हैं? नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, इन गलतियों के बावजूद भी जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पर फर्क नहीं पड़ा है। समझे आप, नहीं समझे आप? भले ही किसी गलत व्यक्ति को हमने एज ए पार्टी बना लिया, बट जो मेरिट्स ऑफ द केस रिमेन्ड सेम, केस वॉज हर्ड एज पर लॉ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी गलतियां हुई लेकिन उससे आपकी मेरिट पर फर्क नहीं पड़ा, या जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट पर फर्क नहीं पड़ा, कोर्ट के जुरिसडिक्शन पे उससे फर्क नहीं पड़ा। अगर यह स्थिति है, इन गलतियों, ऐसी गलतियां हुई विच आर नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस और द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, क्या होगा इन दैट केस? नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड, किसी डिक्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा, और सब्सटेंशियली वेरिड, या उसमें सब्सटेंशियली वेरिएशन नहीं किया जाएगा। नोर शैल एनी केस बी रिमांडेड इन अपील, ना ही उस केस को वापस भेजा जाएगा अपील में, अगर ऐसा होगा तब। अब इसको दूसरी भाषा में समझाता हूं कि अगर ऐसी अनियमितता है जिससे केस के गुण दोष पर फर्क नहीं पड़ा हो, या कोर्ट के क्षेत्राधिकारिता पे फर्क नहीं पड़ता हो, तो अपील उसके बेस पर आप उस जो डिक्री है उसको चेंज नहीं करेंगे हम। डिक्री विल बी डिक्लेयर्ड लीगल, डिक्री विल बी अपहेल्ड,
अब बात समझ आ गई नहीं? आगे बताइए, बढ़ू आगे। तो ये तो बात हो गई। तो नॉन मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज कॉजेस ऑफ एक्शन, ये अलग अलग देखेंगे आप लोग सेक्शन 99 में। गॉट इट? ना इसका फर्क पड़ेगा ना इसका फर्क पड़ेगा। शर्त सिर्फ क्या है? सिर्फ इट इज नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। इफ देयर इज एन एरर, सी इफ देयर इज एन एरर विच अफेक्ट्स द मेरिट ऑफ द केस, you will reverse the decree, then decree will be varied. If there is such a defect which is affecting the jurisdiction of the court, then decree will be varied, decree may be reversed and or it may be remanded back to the trial court. If there is a misjoinder or of causes of action is such that which is affecting the jurisdiction or which is affecting the merits of the case, then things would be different. 99 is dealing with such kind of irregularities which are not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. Are you getting this point or not? So you will have to see this कि only because of these reasons, only because of such kind of irregularities, such kind of defects, such kind of error, no decree shall be reversed or varied or the matter be remanded in the appeal. समझे बात आप? अब तो समझ के उल्टा पुल्टा करके समझाते मैंने सारा ये। नेक्स्ट सेकंड पार्ट और समझिए। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द नॉन जॉइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। देखो प्लीज सी द फ्रेज, इट इज व्हाट? नेसेसरी पार्टी, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। तो पार्टीज आप लिख लीजिए, पार्टीज को जो पार्टीज टू द सूट होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी। कैसी पार्टी? नेसेसरी पार्टी। दूसरी पार्टी कैसी हो गई? प्रॉपर पार्टी। अब अंतर क्या है? नेसेसरी पार्टी का मतलब यह है कि विदाउट हिज प्रेजेंस सूट कैन नॉट बी डिस्पोज एट ऑल। जैसे एक शादी होनी है, मान लो आपकी शादी होनी है, तो वर और वधू नेसेसरी पार्टी हो गए। अगर वर नहीं है तो शादी नहीं हो सकती, वधू नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। अब प्रॉपर पार्टी कौन से? भाई उनके रिश्तेदार जो आसपास के जो एकदम नजदीकी रिश्तेदार हैं, जीजा जी, फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, ये सब क्या है? प्रॉपर पार्टीज। अगर ये होंगे तो वो फंक्शन अच्छी तरह निपट जाएगा, अच्छा लगेगा सबको, प्रॉपर एक फंक्शन होगा। लेकिन अगर वो नहीं होंगे शादी तभी हो जाएगी। समझे आप? तो ये क्या कहना है कि नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, अगर आपने एक पार्टी जो नेसेसरी थी उसको नहीं जोड़ा, देन सेक्शन 99 विल नॉट बी एप्लीकेबल। इट मींस इन दैट केस डिक्री कैन बी रिवर्स्ड। सेक्शन 99 विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। बात समझ आ गई आपके? तो यहां पर जो था ना ये नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, इधर देखो, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, बट अगर पार्टी कैसी नेसेसरी पार्टी है, देन सेक्शन 99 विल नॉट बी एप्लीकेबल। इट मींस देन डिक्री कैन बी रिवर्स्ड, डिक्री कैन बी सब्सटेंशियली वेरीड इन केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज। तो मैंने आपको सभी बातें समझा दी। देखो मिस जॉइंडर का मतलब समझ गए आप लोग, नॉन जॉइंडर समझ गए, इरेगुलरिटी लीगलिटी का मतलब समझ गए आप लोग, नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस का मतलब समझ गए, तो नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस का मतलब समझ गए, एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब समझ गए आप लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 99। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।